नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्य आईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने अपने मध्यकालीन इतिहास में अपनी जो टॉपिक हमारा चल रहा था भारत पर तुर्क आक्रमण, तो भारत पर तुर्क आक्रमण टॉपिक जो हमने अपना आधा फिनिश कर लिया था। महमूद गजनवी के हमने विद्वान तक आपको चीज़ें बता दी थी। अब जो उसके दरबारी विद्वान है मुख्य हमारा अल बरूनी आता है, तो उसको हमें आगे पढ़ना था। और आज हम लोग जो आक्रमण करता है भारत पर 17 बार आक्रमण करता है जो महमूद गजनवी, उसके आक्रमण का विवरण हम लोग जो मेन आक्रमण है कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर किस किस ईयर में इसने आक्रमण किए उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़कर महमूद गजनवी को आज पूरा फिनिश कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मोहम्मद गोरी को फिनिश कर लेंगे। देन हमारे भारत पर तुर्क आक्रमण टॉपिक ये हमारा मेन स्पेशली खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत अपना कंटिन्यू करेंगे आगे से पूरा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछला भी कुछ पढ़ा हुआ है टॉपिक आधा हमारा जो महमूद गजनवी का है टॉपिक तुर्क आक्रमण में, उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, प्रथम तुर्क कौन था जिसने भारत के किसी हिस्से पर आक्रमण किया था। तो सीधा से इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन इस क्वेश्चन का आंसर होगा और सुबुक्तगीन का ही पुत्र होता है महमूद गजनवी। तो सुबुक्तगीन ने भारत के किस हिस्से पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो पंजाब में एक हिंदू शाही राजवंश था जिसका शासक था जयपाल। जयपाल के विरुद्ध सुबुक्तगीन ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो यहां पर मैंने आपको एक तथ्य नहीं बताया था, वो छूट गया था। तो मैंने आपको बताया था हिंदू शाही वंश के बारे में बताया था ना, हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश के बारे में बताया था ना कि इसका जो शासक होता है वो जयपाल होता है। तो हिंदू शाही वंश की जो राजधानी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी राजधानी जरूर नोट कर लीजिएगा। मैंने उस तत्व शायद मेरे से छूट गया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो हिंदू शाही वंश की जो राजधानी होती है वो राजधानी होती है इसकी वहिंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, वहिंद, या फिर इसी को उद्भांडपुर भी बोलते हैं, उद्भांडपुर, वहिंद या फिर उद्भांडपुर। और इसकी अगर राजधानी की वर्तमान में पहचान किस क्षेत्र से देखी जा सकती है, तो वर्तमान में इसकी पहचान जो है पेशावर, पेशावर से इसकी वर्तमान में पहचान की जा सकती है, पेशावर क्षेत्र से। तो हिंदू शाही वंश जो था उसकी राजधानी जो थी हमारी वहिंद या उद्भांडपुर और पेशावर। इसी तरह से जो हमने सिंध पर अरब आक्रमण टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें मैंने हो सकता है आपको बताया होगा कि सिंध की राजधानी क्या थी। अगर नहीं बताया तो उसको भी नोट कर लेंगे, सिंध की राजधानी। कुछ तथ्य अगर छूट गए हैं, वैसे तो मैंने बताया होगा जरूर, लेकिन अगर नहीं बताया होगा तो जरूर नोट कर लीजिएगा, सिंध की राजधानी। जो अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था ना, तो सिंध की राजधानी क्या थी वो भी नोट कर लीजिएगा उसी टॉपिक में। नोट्स में तो हमारे जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया उसमें तो जरूर होगा ही होगा। तो सिंध की राजधानी थी आरौर, आरौर। ठीक है, ये दो तत्व जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हम बता रहे थे आपको, जो सुबुक्तगीन था हमारा, जो सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के खिलाफ विरुद्ध में सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था भारत का किसी हिस्से में आक्रमण करने वाला। सुबुक्तगीन का ही पुत्र महमूद गजनवी होता है जो 998 ईस्वी में शासक बनता है। महमूद गजनवी का जो हमारा जन्म होता है 971 ईस्वी में होता है। महमूद गजनवी के कई उपनाम है हमारे, जैसे बुत सिकन। क्यों बोला जाता है महमूद गजनवी को? क्योंकि मूर्ति भंजक होता है, भारत पर आक्रमण करता है धन लूटने के उद्देश्य से और मूर्तियों को खंड खंड करके तोड़ देता है। जैसे सोमनाथ की घटना जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर अभी आक्रमण करेगा, हम आगे आपको बताएंगे। तो वहां पर शिवलिंग को खंड खंड तोड़वाकर अपने गजनी में जामी मस्जिद पर, जामी मस्जिद की सीढ़ियों में खंड खंड को शिवलिंग को तोड़वाकर लगवा देता है। तो इसी वजह से मूर्तियों को ज्यादा तोड़ता है जब भारत पर आक्रमण करता है। इसी वजह से इसको एक अन्य नाम दिया गया है बुत सिकन या मूर्ति भंजक। और गाजी भी इसी का नाम है महमूद गजनवी का। गाजी क्यों बोलते हैं? तो धर्म के नाम पर जो लड़ने वाले योद्धा होते हैं इस्लाम धर्म में, उनको हम गाजी के सब नाम से डिनोट करते हैं। तो इसी वजह से इसका एक नाम गाजी भी है महमूद गजनवी का। अब महमूद गजनवी में और बातें हैं, जैसे हमारी ये हमारा विद्वानों का महान संरक्षक इसको बोला गया है महमूद गजनवी को। तो उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसमें मेन जो आपका अल बरूनी था वो मैंने आपको रह गया था, बाकी सारे विद्वान के बारे में बता दिया था। जैसे उतबी आता है, फिरदौसी आता है, बैहाकी आता है और फरजदी आता है, फराबी आता है और उजारी आता है, तुसी आता है, फरजदी आता है। ठीक है, इस तरीके के कई सारे मैंने विद्वान के बारे में ऑलरेडी चर्चा हम कर चुके थे। अब इसमें मुख्य एक दरबारी विद्वान महमूद गजनवी का आता है
अल बरूनी, जिसके बारे में आज हमको डिटेल में चर्चा करनी है, अल बरूनी के बारे में। तो अल बरूनी के बारे में पढ़ने से पहले हम बस थोड़ा सा आपको बताना, एक समझ विकसित करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल धन लूटना था। भारत से धन लूट कर ले जाकर अपने देश मध्य एशिया में गजनी जो राज्य था उसका साम्राज्य विस्तार करना था। और जो हिंदू शाही वंश के खिलाफ ये अटैक करते हैं तो हिंदू शाही वंश से रक्षा करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, महमूद गजनवी का भी प्रथम आक्रमण हिंदू शाही वंश के खिलाफ ही होता है। इनके बाबूजी जो सुबुक्तगीन थे उनका भी प्रथम आक्रमण हिंदू शाही वंश के विरुद्ध होता है, और महमूद गजनवी भी जो प्रथम आक्रमण भारत पर करता है वो भी हिंदू शाही वंश के ही विरुद्ध होता है। तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और हिंदू शाही वंश से रक्षा के विरुद्ध, रक्षा के लिए उस पर भारत पर आक्रमण करना, और मेन कारण जो था हमारा धन लूट कर ले जाकर अपने गजनी अपने राज्य की उसका प्रसार करना, उसका मेन इसका आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, तो अब हम लोग अल बरूनी के बारे में बात करेंगे, जो इसका एक बहुत ही मुख्य दरबारी विद्वान के रूप में निकलकर सामने आता है। तो हम लोग अल बरूनी के बारे में आज बात करेंगे कि महमूद गजनवी का बहुत ही विश्वसनीय दरबारी विद्वान होता है अल बरूनी। तो अल बरूनी के जो कई उपनाम है, सबसे पहले तो हम इसके उपनाम देखेंगे, इसको किस किस अन्य उपनाम से भी जाना जाता है। ये महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान होता है। ठीक है, महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान, ये तो हम आपको ये बात पहले बता ही चुके हैं। ठीक है, दरबारी विद्वान होता है अल बरूनी। तो अल बरूनी जो है हमारा, इसके क्या क्या उपनाम होते हैं, अब उपनाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका एक नाम है हमारा प्रथम मुस्लिम भारतविद। किसको हम बोलते हैं, तो उसका सीधा सा आंसर हो जाएगा अल बरूनी। अल बरूनी को हम प्रथम मुस्लिम भारतविद के नाम से भी जानते हैं। तो प्रथम मुस्लिम भारतविद, प्रथम मुस्लिम भारतविद अर्थात भारत को पढ़ने वाला, अच्छे से पढ़ने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, अल बरूनी। तो अल बरूनी को हम प्रथम मुस्लिम भारतविद के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सारे फैक्ट के रूप में, जो डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा अल बरूनी। प्रथम मुस्लिम भारतविद कौन था, डायरेक्टली आंसर अल बरूनी। ठीक है, और महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था। इसी का एक अन्य नाम भी है जो आपको शायद नहीं पता होगा ये बात, इसको मुन्नजिन भी बोला जाता है। मुन्नजिन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मुन्नजिन भी बोला जाता है। मुन्नजिन का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री। तो अल बरूनी जो था वो बहुत ही विद्वान किस्म का व्यक्ति था। ये गणित में भी इसको विद्वता हासिल थी, ज्योतिष में भी हासिल थी, खगोल में भी हासिल थी, संस्कृत में इसने भारत पर आता, संस्कृत भी अच्छे से पढ़ता है। तो ये हमारा भी बहुत ही विद्वान किस्म का व्यक्ति था। तो इसका एक अन्य नाम मुन्नजिन भी है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम भी है, प्रथम मुस्लिम भारतविद भी है ये हमारा अल बरूनी। ठीक है, अब इसके बाद इसके जन्म की कुछ बात कर लेते हैं। इसका जन्म कब होता है अल बरूनी का, इसके बारे में कुछ बातें हम कर लेते हैं। तो इसका जन्म जो है हमारा 973 ईस्वी में होता है। ठीक है, कहां पर होता है, खीवा एक जगह है, खीवा अर्थात ख्वारिज्म। कहां पर एक जगह है, उज्बेकिस्तान में एक जगह है खीवा या ख्वारिज्म। ठीक है, वहां पर इसका 973 ईस्वी में अल बरूनी का जन्म होता है। और इसका जो वास्तविक नाम है,
इसका जो वास्तविक नाम है अल-बरूनी का वो है क्या? अबू रिहान। जहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अबू रेहान, अल-बरूनी का जो वास्तविक नाम है अबू रेहान। ठीक है, तो ये अल-बरूनी के बारे में बेसिकली पॉइंट हो गए। अब इसके बाद अल-बरूनी क्या करता है? जब हमारा महमूद गजनवी शासक बनता है 998 ईस्वी में गजनी पर, तो वो लगातार आक्रमण करना स्टार्ट करता है। तो उसी आक्रमण के क्रम में महमूद गजनवी एक बार खीवा पर आक्रमण करता है, खीवा क्षेत्र पर आक्रमण करता है। और खीवा क्षेत्र पर आक्रमण करने के बाद अल-बरूनी को ये गुलाम के रूप में पकड़ लेता है। मतलब अल-बरूनी जो है गुलाम के रूप में पकड़ा जाता है महमूद गजनवी के अंतर्गत। और जब कुछ दिन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति था अल-बरूनी, तो अपनी विद्वता के कारण गुलाम रहते हुए भी इसने बहुत जल्दी महमूद गजनवी के दरबार में अच्छा विद्वानों की श्रेणी में अपना स्थान हासिल कर लिया। और ये महमूद गजनवी के दरबार में बहुत ही मुख्य विद्वानों की श्रेणी में इसका नाम आ गया। ठीक है, तो यहां से निकल के आता है कि अल-बरूनी महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान बन जाता है गुलाम होने के बावजूद। ठीक है, अब इसके बाद अल-बरूनी जो है भारत कैसे आता है? अल-बरूनी भारत कैसे आता है? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी भारत पर जो 17 आक्रमण करता है, उन्हीं आक्रमणों से एक आक्रमण 1017 ईस्वी में, 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है। तो उसी आक्रमण जब करता है तो उसी के साथ महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी जो है भारत आता है। कब आता है? 1017 ईस्वी में प्रथम बार भारत आता है, प्रथम बार भारत आता है अल-बरूनी। आता है किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। और भारत और ऐसा आता है कि 1017 में आता है और 1030 ईस्वी तक भारत में बना रह जाता है। 1017 ईस्वी में भारत आता है महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी, और 1030 ईस्वी तक यहीं बना रह जाता है। जबकि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो है 1026-27 में होता है। 1026-27 के बाद महमूद गजनवी भारत नहीं आता है। लेकिन जो हमारा ये अल-बरूनी है ये 1030 तक भारत में बना रहता है। भारत में रहने के बाद यहाँ पर ये अध्ययन करता है संस्कृत का बहुत अच्छा, यहाँ की चीज़ों को समझता है, यहाँ के कल्चर को समझता है, पशु पक्षियों के बारे में समझता है और भारतीयों के बारे में जानता है, समझने की कोशिश करता है। और फिर अपनी एक आगे चल के अभी एक पुस्तक लिखेगा, हम आगे आपको डिटेल में भी बताएंगे। तो आप इतना भी समझिए कि 1017 ईस्वी में भारत आता है महमूद गजनवी के साथ और 1030 ईस्वी तक भारत में रहा। 30 ईस्वी तक भारत में रहा कौन? अल-बरूनी। अब यहां से एक हिडन क्वेश्चन आएगा। 1017 तो आपको याद होगा कि 1017 ईस्वी में अल-बरूनी भारत आता है, लेकिन अगर सदी की बात की जाए किस सदी में भारत आता है अल-बरूनी, तो देखिए यहां पे कौन सी सदी लग रही है? 11वीं सदी। सीधा सा क्वेश्चन, हिडन सा, सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए कठिन हो जाएगा। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ किस सदी में भारत आता है? 11वीं सदी में भारत आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अल-बरूनी के बारे में बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो हमने देख लिया है। अब एक अल-बरूनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स लगा लीजिएगा। क्या पुस्तक का नाम है? तहकीकात, तहकीकात ए हिंद, तहकीकात ए हिंद। ठीक है, इसी पुस्तक का एक नाम है किताब उल हिंद। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है किताब उल हिंद। इसी पुस्तक का एक और नाम है तारीख ए हिंद। एक ही पुस्तक है अलग अलग नाम से। किसकी पुस्तक है? अल-बरूनी की तारीख ए हिंद। ये तो ये रहा। इसके बाद एक इस पुस्तक का और नाम है और जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, जो पेपर में आएगा डायरेक्टली, मिन मकाला। मिन मकाला, मिन मकाला पुस्तक किसकी है? अल-बरूनी की। इसके अन्य नाम क्या है मिन मकाला के? तहकीकात ए हिंद, किताब उल हिंद, तारीख ए हिंद।
ये अलबरूनी के पुस्तक हैं, पुस्तकों के अलबरूनी ने पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक एक ही है, तहकीकात हिंद, इसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है किताबुल हिंद, इसी का एक दूसरा नाम है तारीख हिंद। तीनों जो नाम है वो एक ही पुस्तक के हैं, और चौथा नाम भी इसी पुस्तक का नाम है हमारा मिन मकाला। ठीक, तीनों जो है हमारा एक ही पुस्तक का नाम है। अब अलबरूनी भारत में जब रहता है 1017 से लेके 1030 ईस्वी तक भारत में रहता है, तो 11वीं सदी में ये भारत आता है। तो भारत आने के बाद ये संस्कृत का अध्ययन करता है, यहाँ के कल्चर को देखता है, यहाँ के लोगों को समझता है कि कैसे हैं लोग, पशु पक्षियों के, मतलब पूरा ये भारत का विस्तृत अध्ययन करता है कि भारत आखिर है क्या, भारत के लोग कैसे हैं, संस्कृति कैसी, कल्चर कैसा है। ठीक है, इसके समझने के बाद अपने देश 1030 ईस्वी में वापस चला जाता है। उसके बाद ये पुस्तक लिखता है तारीख हिंद, किताबुल हिंद, उसके बाद तहकीकात हिंद, एक ही नाम से एक पुस्तक लिखता है। अब इस पुस्तक में क्या करता है वो, जो भारतीयों का आलोचनात्मक वर्णन करता है। पहली बात, पशु पक्षियों के बारे में अच्छे से बताया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कल्चर के बारे में बताया, कोई दिक्कत नहीं, सबके बारे में इसने संस्कृत का अध्ययन किया, इसने सारा चीज बताता है अपने बारे में। ठीक है, लेकिन भारतीयों का जो आलोचनात्मक अध्ययन करता है इस पुस्तक में, क्यों आलोचनात्मक अध्ययन करता है, ये मतलब बोलता है कि मतलब भारतीय जो लोग हैं वो बोलते हैं कि मतलब कि हमसे अच्छे लोग इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारे देश से अच्छा कोई देश नहीं है, मतलब एक अपने में अहंकार की भावना। तो भाई साहब ये अपनी पुस्तक में लिखता है कि हो सकता है कि आपके जो पूर्वज हैं वो हो सकता है अच्छे रहे होंगे, लेकिन आप में दम कम है। सीधी सी बात, ये इस तरीके की बातें अपनी पुस्तक में आलोचनात्मक वर्णन करता है। किस बात पर, ये भी आपको ये बताता है कि मतलब जो हमारा महमूद गजनवी है आपके देश भारत में आता है, आपके देश से धन लूट कर लेके चला जाता है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो इसी बात को कि आप दम खम तो बहुत दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं भारतवासी, लेकिन भारतवासियों में दम नहीं है, बिल्कुल इस तरीके की ये इस पुस्तक में आलोचनात्मक भारतीयों को वर्णन करता है। तो आलोचनात्मक वर्णन भारतीयों का इस पुस्तक में ये करता है, भारतीयों का आलोचनात्मक वर्णन करता है। अब इसके बाद इस पुस्तक में किस सदी की बातों की इसने डिटेल में चर्चा करी है, तो 1017 में आता है, 1030 तक रहता है, तो 11वीं सदी की बातें इस पुस्तक में इसने बताई होंगी। 11वीं सदी में ये भारत घूमा, भारत के बारे में अच्छे से इसने समझा। तो इसी पुस्तक का एक और नाम है 11वीं सदी का दर्पण। किस पुस्तक को कहा जाता है? 11वीं सदी का दर्पण। 11वीं सदी का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है? इसी तहकीकात हिंद को, किताबुल हिंद को, तारीख हिंद को 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। अलबरूनी की पुस्तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, अच्छे से फीड कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके अलावा अलबरूनी की एक और पुस्तक है, उसका नाम भी देख लीजिए, कानून ए मसूदी। ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कानून ए मसूदी, ये भी अलबरूनी की ही पुस्तक है। तो अलबरूनी की दो पुस्तकों की, तहकीकात हिंद और कानून ए मसूदी। इसके बाद जो हमारी ये पुस्तक है तहकीकात हिंद, ये मुख्यतः जो है पुस्तक जो है हमारी तहकीकात हिंद, ये अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये अरबी भाषा में तहकीकात हिंद पुस्तक लिखी गई। अब इसी में एक क्वेश्चन आएगा, एक हिडन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसी में क्वेश्चन आएगा कि इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तहकीकात हिंद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हिंदी में अनुवाद तहकीकात हिंद का रजनीकांत शर्मा और शांताराम, ये दो नाम है, रजनीकांत शर्मा और शांताराम ने तहकीकात हिंद का हिंदी में अनुवाद किया था। इसी के बाद एक क्वेश्चन और इसी पुस्तक जुड़ा हुआ, इसी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अब ये मैं वर्ड बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था तहकीकात हिंद पुस्तक का? एडवर्ड सी सचाहू ने तहकीकात हिंद का अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसका अनुवाद किया था। हिंदी में अनुवाद किया था शांताराम ने और रजनीकांत शर्मा ने। और अगर पूछेगा उर्दू में इस पुस्तक का किसने अनुवाद किया था? अब कितने क्वेश्चन देखिए एक ही पुस्तक से निकलते चले जा रहे हैं। तो उर्दू में इस पुस्तक का अनुवाद किया था सैयद असगर ने। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊं,
कि बंगाली में इस पुस्तक का अनुवाद किसने किया था, तहकीकात है इनका। तो एक नाम निकल के हबीबुल्ला, हबीबुल्ला ने इस पुस्तक का बंगाली में अनुवाद किया था। तो सीधे सीधे फैक्ट याद करिएगा कि तहकीकात हिंद जो है हमारी मुख्यतः अरबी भाषा में है, और इसका हिंदी भाषा में अनुवाद जो हमारा रजनीकांत शर्मा शांताराम ने किया था, अंग्रेजी में एडवर्ड सी सचाऊ ने किया था, और उर्दू में सैयद असगर ने इसका अनुवाद किया था, और बंगाली में हबीबुल्ला ने इसका अनुवाद किया था। इस पुस्तक को 11वीं सदी का दर्पण भी बोलते हैं। और इसने में किस भारतीयों का किस तरीके का वर्णन किया है, इसमें आलोचनात्मक वर्णन किया है इसमें अल-बरूनी ने, ठीक है। और इस पुस्तक को मिन मकाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें अल-बरूनी के बारे में हो गई, ठीक है। तो ये दरबारी जो हमारा टॉपिक था, हमारा महमूद गजनबी के जो प्रमुख दरबारियों में, ये आपका टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो अल-बरूनी है, जो महमूद गजनबी है, जो हमारा भारत पर 17 बार जो आक्रमण करता है, तो वो आक्रमण किस किस सन में कहाँ कहाँ पर करता है, उसका जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो हम लोग उसके आक्रमण का विवरण देख लेते हैं। और उन आक्रमणों का जो व्याख्या है, जो चर्चा है, वर्णन है, कौन से यूरोपीय विद्वान करते हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था हेनरी इलियट जो हमारे एक यूरोपीय विद्वान है, हमारे यूरोपीय विद्वान है हेनरी और इलियट, वो हमारे गजनवी के 17 बार आक्रमण का पूरा वर्णन करते हैं। तो हम लोग महमूद गजनवी के आक्रमण का विवरण, आक्रमण का विवरण देखेंगे अब, कब कब इसने किसके क्षेत्र में आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। तो आक्रमण का विवरण, ठीक है। विवरण में जो 17 बार जो आक्रमण करता है महमूद गजनवी, उसका डिटेल हम लोग अब देख लेंगे सिलसिलेवार तरीके से। इसके बाद महमूद गजनवी हमारा टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। तो इसी में से सबसे पहला आक्रमण महमूद गजनवी जो है हमारा 1000 ईस्वी में, 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी का शासक बनता है। इसके बाद 1000 ईस्वी में आक्रमण करता है, और इसका आक्रमण भी सबसे पहले हिंदू शाही वंश के विरुद्ध ही होता है, ठीक है। और उस समय शासक जो है जयपाली होता है। और जब इससे हारता है जयपाल महमूद गजनवी से, इसके बाबूजी से सुबुक्तगीन से तो हारता ही है 2 बार, लेकिन जब इससे हार जाता है तो बहुत ही ज्यादा वो दुखी हो जाता है, मतलब अंदर से टूट जाता है कि बाबूजी से तो हम हार ही रहे थे, इनके पुत्र से भी अब हार गए। तो आत्मदाह कर लेता है, अपनी आत्महत्या खुद ही कर लेता है वो, ठीक है। तो इसका आक्रमण भी 1000 में हिंदू शाही वंश के विरुद्ध ही होता है। सुबुक्तगीन का भी पहला आक्रमण हिंदू शाही वंश के विरुद्ध होता है, इसका भी 1000 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के विरुद्ध आक्रमण होता है। इसके बाद इस आक्रमण में क्या होता है, जयपाल जो होता है हमारा, जयपाल शासक जो होता है हिंदू शाही वंश का, जयपाल आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। 1000 की घटना हो गई। इसके बाद 1000 के बाद अगला ईयर आएगा 1001। 1001 ईस्वी में क्या घटना होती है, तो 1001 ईस्वी में ये जो आक्रमण करता है सीमांत नगरों और दुर्गों पर। सीमांत जो सीमा से लगे हुए, सीमांत मतलब सीमा का अंत, सीमा से लगे हुए जो नगर हैं, सीमांत नगरों एवं दुर्गों पर। गजनवी के आक्रमण की बात हो रही है, जो 17 बार कहाँ कहाँ पर आक्रमण कर रहा है, सीमांत नगरों एवं दुर्गों पर। दुर्गों मतलब किले, जो क्षेत्र होते हैं किले वाले, टीले वाले क्षेत्र, दुर्गों पर 1000 में। फिर 1003 ईस्वी में आक्रमण कहाँ करता है, इसके बाद पहला आक्रमण 1000 में। मुख्य आक्रमण हम देख लेंगे 17 में, जो 17 आक्रमण करता है भारत पर, उनमें से जो मुख्य आक्रमण है जिनसे क्वेश्चन आता है वो हम आपको यहाँ पर सारे विवरण में बता रहे हैं। तो आक्रमण 1000 में होता है, फिर 1001 में, फिर 1003 ईस्वी में आक्रमण होता है। कहाँ पर होता है 1003 ईस्वी में, भीरा, एक भीरा जगह है, भीरा कहाँ पर है, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे एक जगह है, तो भीरा पर आक्रमण करता है 1003 ईस्वी में। इसके बाद 1005 ईस्वी में आक्रमण करता है कहां पर, मुल्तान के करमाथी मुस्लिम शासक
फतेह दाऊद के विरुद्ध, फतेह दाऊद के विरुद्ध। ठीक है, तो 1005 तक की बात हो गई। 1005 तक हम लोगों ने बात कर ली थी। अब 1005 के बाद आएगा 1008 ईस्वी। 1008 ईस्वी में यह आक्रमण करता है जो जयपाल का पुत्र होता है आनंद पाल। तो जयपाल के पुत्र आनंद पाल के विरुद्ध आक्रमण करता है महमूद गजनवी। तो जयपाल के पुत्र आनंद पाल के विरुद्ध 1008 ईस्वी में आक्रमण करता है। ठीक है, इसके बाद 1018 ईस्वी की घटना आती है। में किसके खिलाफ यह आक्रमण महमूद गजनवी करता है? तो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा राज्यपाल के विरुद्ध यह आक्रमण करता है। और राज्यपाल इतना कायर शासक होता है कि इसका बिना सामना किए ही राजधानी छोड़कर भाग जाता है। तो जिससे क्या होता है, जो चंदेल राजा होते हैं विद्याधर, हिंदू राजा जो चंदेल राजा हैं विद्याधर, वो बहुत ही क्रोधित होते हैं और राज्यपाल की हत्या कर देते हैं कि भाई तुम्हें सामना तो करना चाहिए कम से कम, लेकिन ये राज्यपाल अपनी कायरता दिखाते हैं और महमूद गजनवी का बिना सामना किए ही राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं। तो जैसे विद्याधर जो चंदेल राजा होते हैं वो इस राज्यपाल की हत्या भी कर देते हैं। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा राज्यपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है महमूद गजनवी। इसके बाद अगला आक्रमण करेगा 1021-22 ईस्वी में। कहां पर? कालिंजर पर किसका अधिकार होता है उस समय? कालिंजर जो होता है हमारा, वो हमारा चंदेलों के अधीन होता है और चंदेलों का राजा जो होता है विद्याधर होता है। तो उस समय कालिंजर पर ये महमूद गजनवी जो है हमारा 1021-22 ईस्वी में आक्रमण करता है। और जो विद्याधर राजा जो होता है महमूद गजनवी का बहुत ही साहस के साथ सामना करता है, जिससे इन दोनों के बीच में एक संधि होती है और महमूद गजनवी इसकी साहस और वीरता को देखकर बहुत ही खुश होता है चंदेल राजा की देखकर, जिससे खुश होकर ये चंदेल राजा को 15 किले महमूद गजनवी 15 किले उपहार में देता है। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि महमूद गजनवी कौन सा एकमात्र हिंदू राजा था जिसने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक वीरता के साथ सामना किया था? तो वहां पर आंसर होगा आपका चंदेल राजा विद्याधर। और दूसरा क्वेश्चन कि किसको महमूद गजनवी ने 15 किले उपहार में दिए थे? तो आपका आंसर होगा विद्याधर। अगेन चंदेल राजा विद्याधर इसका भी आंसर होगा, क्योंकि विद्याधर ही एक ऐसा राजा था जिसने महमूद गजनवी का बहुत ही वीरता का सफलतापूर्वक सामना किया था और इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। तो 1021-22। अब इसका सबसे प्रमुख आक्रमण आएगा 1025 का। 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण करता है, सोमनाथ मंदिर। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसके बाद आक्रमण है महमूद गजनवी का 1025 ईस्वी का। कहां पर करता है? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर कहां? गुजरात। गुजरात में है गुजरात। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब इस आक्रमण के समय महमूद गजनवी के 2 सेनापति होते हैं, हिंदू सेनापति। उनका नाम है, एक का नाम है तिलक और दूसरा का नाम है सेवंद राय। तो क्वेश्चन आएगा कि जब सोमनाथ पर आक्रमण महमूद गजनवी करता है तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय महमूद गजनवी के 2 हिंदू सेनापति कौन होते हैं? तो आपका सीधा सा आंसर होगा तिलक व सेवंद राय। तो इस आक्रमण के समय हिंदू सेनापति कौन होते हैं महमूद गजनवी की तरफ से? हिंदू सेनापति
जो जब सोमनाथ पर आक्रमण होता है उस समय होते हैं, कौन कौन से? एक है तिलक और दूसरे का नाम है सेवंद राय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेवंद राय, ये दो हिंदू सेनापति महमूद गजनवी की तरफ से होते हैं जब सोमनाथ पर आक्रमण होता है। ठीक है, अब इसके बाद गुजरात की राजधानी क्या होती है उस समय? तो अनहिलवाड़ा। गुजरात की राजधानी, गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा थी। ठीक है, अनहिलवाड़ा। राजा कौन था यहां पर इस समय? इस राजधानी पर शासक करने वाला राजा कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम, जो कि ये भी कायर किस्म के राजा थे। ये भी राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं जब महमूद गजनवी जो है सोमनाथ पर आक्रमण करता है। और हमारा जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात में कहां पर है? तो गुजरात में ये हमारा सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में, सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में सरस्वती नदी के समीप अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, तो सौराष्ट्र ये जो, ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर जो है हमारा गुजरात में जो है हमारा कहां पर स्थित है? तो गुजरात में हमारा सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में सरस्वती नदी के समीप अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, ये हमारी सोमनाथ मंदिर की लोकेशन हो गई। गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा, और उस समय जो है हमारा राजा जो होता है भीम प्रथम, ये भी कायर किस्म का राजा होता है। और ये जो आक्रमण होता है ये हमारा 1025 का सोमनाथ का, ये महमूद गजनवी का कौन से नंबर का आक्रमण होता है? तो ये हमारा 16वां आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। ये 16वां आक्रमण है महमूद गजनवी का। और जब यह आक्रमण करता है तो इसमें इसकी सेना में दो हिंदू सेनापति कौन से होते हैं? तिलक व सेवंद राय, दो हिंदू सेनापति इसकी सेना में होते हैं। तो यह आक्रमण जब करता है तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग होती है उसको ये खंड खंड तुड़वा देता है। खंड खंड तुड़वा कर अपने गजनी राज ले जाता है। और गजनी में जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर उस सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग को जो खंड खंड तुड़वा कर लगवा देता है। ठीक है, तो ये हो गया सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग निकलती है तो उसको ये, इसीलिए इसका नाम मूर्ति भंजक भी है। मैंने दो पादियां बताई थी ना, बुत सिकन मूर्ति भंजक और दूसरा गाजी। तो मूर्ति भंजक इसीलिए कि मूर्तियों को, हम जो भारत पर आक्रमण करता था धन लूटता था और मूर्तियों को जरूर तोड़ता था। और सोमनाथ की बहुत बड़ी घटना है, शिवलिंग को तोड़वाकर ले जाता है, खंड खंड टुकड़े करवाता है और मंदिर की अपनी जामी मस्जिद जो गजनी में जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर ये लगवा देता है। और यहां से सोमनाथ मंदिर से जब ये लूट करता है तो कितना सोना इसको मिलता है? तो सीधा सीधा फैक्ट याद रखिएगा, 6.5 लाख टन सोना, 6.5 लाख टन सोना ये लूटकर सोमनाथ मंदिर से लेकर जाता है। ठीक है, तो और ये महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण होता है। इसके बाद जब ये वापस लौटता है इस आक्रमण के बाद तो इसको रास्ते में बहुत सारे जाट लोग होते हैं। जाटों लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था। तो उन्हीं जाटों का से बदला लेने के लिए, उन्हीं जाटों को दंडित करने के लिए महमूद गजनवी भारत पर अंतिम बार आक्रमण करता है 1026-27 ईस्वी में। यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है, अर्थात 17वां आक्रमण। क्यों करता है? उन्हीं जाटों को दंडित करने के लिए जिन जाटों ने इसको पिछली बार परेशान किया हुआ था। ठीक है, अब इसमें से एक पॉइंट आपका स्टार्टिंग मैंने कई बार बताया हुआ है कि इन जो 17 आक्रमणों का विवरण है कौन से दो यूरोपीय विद्वान बताते हैं? तो हेनरी और इलियट दो यूरोपीय विद्वान है जो 17 आक्रमण का जो भारत पर करता है महमूद गजनवी, इसका पूरा डिटेल में इसका विवरण बताते हैं। तो ये हमारा महमूद गजनवी टॉपिक जो हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में देखेंगे, जिसका अब यहीं पे अंतर थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। महमूद गजनवी का जो मुख्य उद्देश्य होता है हमारा भारत पर आक्रमण करने का, वो होता है केवल और केवल धन लूटना, थोड़ा बहुत इस्लाम धर्म का प्रचार करना और इसके बाद अपने राज्य गजनी में धन ले जाकर गजनी राज्य का विस्तार करना। इसका भारत पर साम्राज्य करने का कोई मकसद नहीं होता महमूद गजनवी का। लेकिन यहीं मोहम्मद गोरी की बात की जाए तो मोहम्मद गोरी का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है भारत पर साम्राज्य विस्तार करना होता है। तो उसकी मंशा होती है कि भारत के क्षेत्रों को जीता जाए और साम्राज्य विस्तार किया जाए, मतलब इस्लाम धर्म के लोगों को बिल्कुल यहीं बसा देना और यहीं पर अपने राज्य की स्थापना करके उसको बढ़ाना।
ठीक है। तो इन दोनों के आक्रमणों में यही मेन डिफरेंस है। अब इसी के बाद फिर जब हम लोग मोहम्मद गोरी पढ़ लेंगे तो इसी के बाद जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होगी तो इसके बाद वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से हमारी दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की शुरुआत होगी और पूरा हम लोग दिल्ली सल्तनत कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से, मुझे उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे और हमारी क्लासेस लगातार इसी तरह चलती रहेंगी। आपको PDF बैच में लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लगातार पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।